हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। नीट की क्लास में आज हम जो कल पढ़ाया था उसके बाद शुरू करेंगे। कल हम जो फंडामेंटल कैरेक्टर थे लिविंग के, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जो फंडामेंटल कैरेक्टर थे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म पर हम चर्चा कर चुके थे। पहले 5 मिनट उसको रिकॉल करेंगे, उसके बाद फिर अगले लक्षण पर चलेंगे। हमने सबसे पहले कल बात की थी कि ग्रोथ, कि कोई भी जीव है, ग्रोथ उसका एक फीचर है, एक करैक्टर है। ग्रोथ जो है, बिना ग्रोथ के कोई भी जीव रह नहीं सकता, चाहे वो एक कोश के जीव है चाहे वो बहुकोश के जीव है। यदि एक कोश के जीव में ग्रोथ होगी तो वो 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, वो अपनी पूरी कॉलोनी बना लेगा। तो वहाँ 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बन के वो अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, तो वो भी ग्रोथ है। लेकिन जो बहुकोश के जीव होते हैं उसमें क्या होता है कि वो अपना ग्रोथ करके अपना साइज बढ़ाते हैं, अपना मास बढ़ाते हैं। देखिए, ग्रोथ 2 प्रकार की होती है, या तो वो नंबर में बढ़ जाए, या उसके मास में बढ़ जाए, या उसके भार में बढ़ जाए। तो भार में बढ़ने का मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल डेवलप होंगी और सेल का साइज ही बढ़ सकता है, या अंग बनेंगे, उसके अंग तंत्र बनेगा। तो जो ग्रोथ है, एक कोश के जीवों में 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका बनेगी, तो वो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा, वो भी ग्रोथ है। और जो बहुकोश के जीव हैं उनमें शरीर का भार बढ़ेगा। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि ग्रोथ लिविंग थिंग्स में भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है। जैसे मान लो रेत का टीला है तो उसका साइज घटता बढ़ता रहता है। जो माउंटेन होते हैं वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उसके माउंटेन का साइज भी घटता बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। तो जो ग्रोथ है वो 2 प्रकार की होती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो यदि एक्सटेंसिव ग्रोथ है तो एक्सटेंसिव ग्रोथ बताती है कि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, और यदि ग्रोथ इंट्रिंसिक है, अंदर साइड से हो रही है, तो बताता है कि ऑब्जेक्ट लिविंग है। जो एक्सटेंसिव ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओवरऑल यदि हम देखें तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। अब जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ लिविंग में पाई जाएगी और नॉन लिविंग में पाई जाएगी। इसीलिए यदि हम लिविंग के केस में कहें तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी, अंदर ग्रोथ होगी, तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की कह सकते हैं, कहेंगे। और ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होती है, वो बाहर से होती है, इसलिए उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखते नहीं है। हालांकि लिविंग की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, नॉन लिविंग की नहीं होती, तो ओवरऑल इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। दूसरी बात, हमने रिप्रोडक्शन की बात कही थी। जो कल की क्लास है मैं उसमें एक शब्द लिखना भूल गया था, मैंने मैरिड कपल लिख दिया था, मैरिड कपल। तो मैरिड जो कपल्स होते हैं, कुछ मैरिड कपल्स अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते, लेकिन उनको बोलते हैं स्टेराइल मैरिड कपल्स। उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ट्रांसजेंडर भी होते हैं, और फिर ट्रांसजेंडर भी ना हो तब भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। म्यूल है, या मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसमें कुछ वर्कर बी होते हैं, वो भी अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की नहीं कहा था। तीसरा हमने लक्षण में बात किया था मेटाबॉलिज्म पर। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जितनी भी हमें सम टोटल ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस विदिन बॉडी विद इन सेल, हमारे शरीर में जितनी भी जो रिएक्शन हो रही है, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उन सबको यदि जोड़कर हम कहें तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यहाँ कोई मेटाबॉलिज्म को कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, इसीलिए कि ये बिल्कुल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। ऐसा कोई जीव है ही नहीं लिविंग के अलावा जो नॉन लिविंग हो उसमें मेटाबॉलिज्म पाई जाती हो। मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग का ही लक्षण है, जिसमें मेटाबॉलिज्म पाई जाएगी वो लिविंग थिंग ही होगी। वायरस है,
वायरस के अंदर खुद की मेटाबॉलिज्म है ही नहीं, तो उसको हम नॉन लिविंग भी बोलते हैं। हालांकि जब वो लिविंग के अंदर चला जाता है तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म उसमें जाकर वो सम्मिलित हो जाता है, तब वो लिविंग के कैरेक्टर शो करने लगता है। तो उसको हम अपवाद मानते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ से जीवन शुरू हुआ हो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ मैंने बताई थी। अच्छा, ग्रोथ में भी एक चीज़ जो पिछली कक्षाएं थी उसमें तो हमने बोला था, तो एक बात मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ग्रोथ है, जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, इन प्लांट्स जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो होती है, कुछ चुनिंदा पार्ट होते हैं पौधों के, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। वो एकदम फिक्स जगह पर होती है, पूरे शरीर में वो ग्रोथ नहीं होती है। जहाँ रूट की टिप बढ़ेगी रूट एपिकल मेरिस्टेम, जहाँ टहनी बढ़ेगी, ब्रांच बढ़ेगी, उसको बोलेंगे सूट एपिकल मेरिस्टेम। पौधे की लंबाई बढ़ानी नोड और इंटरनोड के बीच वहां भी पाया जाएगा। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और पौधे की मोटाई भी बढ़ानी है, उसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। तो ये 4 रीजन उसमें हैं, तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में ये पाई जाती है जो ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट कह दो, ये इसको रीजन बोल दो। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं कि यहाँ ये पाई जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये प्लांट्स में पाई जाती है तो ये निश्चित जगह है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, और ये कंटिन्यूस होती रहती है। पौधा जब से पैदा होगा, जब से जर्मिनेशन शुरू होगा, तब से लेकर जब तक पौधे की डेथ होगी तब तक ये ग्रोथ चलती रहती है। देखा, पौधे की नई पत्तियां हमेशा निकलती रहती हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस ग्रोथ। जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है, एक फिक्स टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, मनुष्य में 18-20 साल बाद ग्रोथ क्या हो जाती है, लगभग रुक जाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि जो ग्रोथ जो होती है पौधों में होती है कंटिन्यूअस और अनलिमिटेड ग्रोथ। कंटिन्यूअस और अनलिमिटेड ग्रोथ, सॉरी लिमिटेड ग्रोथ। मैं भूल गया कहना, क्या कहना चाह रहा था, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं बात बताना चाह रहा था कि 4 जो प्लांट होते हैं उनमें सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ये 4 ऐसे रीजन है, इसमें हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, तो कहाँ है ये, फिक्स जगह है इनकी, एकदम कैसी जगह है, एकदम फिक्स जगह है। तो ये होती है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये इनमें हमेशा होती रहेगी, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, हमने पहली कक्षा जो आपने देखी उसमें क्या टर्म यूज किया था, ये हमेशा होती रहती है। जब से पौधा पैदा होगा तब से लेकर जब तक पौधे की डेथ होगी तब तक ग्रोथ होती रहेगी, पत्तियां उसकी नई आती रहेंगी। लेकिन है कैसी ये? लोकलाइज्ड। कैसी है? एक तो ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस एंड लोकलाइज्ड ग्रोथ। ठीक है ना, कंटिन्यूअस, या इसको हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड। जबकि एनिमल में क्या होता है, एनिमल में दूसरे टाइप की ग्रोथ होती है। वो कौन सी ग्रोथ है? देखो, एनिमल में दूसरे प्रकार की ग्रोथ है। इन एनिमल कौन सी है? लिमिटेड रहेगी वो। ठीक है ना,
वो कैसी रहेगी, डिसकंटिन्यूअस रहेगी, लिमिटेड रहेगी, एक स्पेसिफिक एज पर जाकर क्या हो जाएगी, लिमिटेड, है ना, लिमिटेड और अनलोकलाइज, हाँ अनलोकलाइज। लिमिटेड का क्या मतलब है, एक निश्चित एज के बाद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी ग्रोथ। लेकिन जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, पूरे शरीर में एक जैसी होगी। ये नहीं कि खाली सिर बढ़ता रहेगा या हाथ ही हाथ बढ़ते रहेंगे या नाखून ही नाखून बढ़ेंगे, पैर ही बढ़ते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला कैरेक्टर है, अगले कैरेक्टर में हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसका क्या मतलब है, कोशिकीय संगठन। देखो इस चैप्टर के बाद लिविंग वर्ल्ड जो क्या होता है, परिचयात्मक चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी आप बेसिक समझ चुके होंगे, लेकिन जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे जूलॉजी का भाग पढ़े हम चाहे बॉटनी का पढ़ें, आपको कोशिका से बिल्कुल पाला पड़ेगा हमेशा। जब भी बात होगी कोशिका की होगी, तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल में ये चैप्टर के बाद हम अगला जो चैप्टर लेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लेंगे। ठीक है, जब सेल द यूनिट, हम सेल के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे, उसके बाद जब हम सेल को अच्छे से जान चुके होंगे, उसके बाद हम एक बार एक चैप्टर लेते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम सेल को नहीं समझेंगे तब तक हम बायोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो कि हम पहले कौन सा चैप्टर लेंगे, मैं अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर लूँगा। आपको समझने के पर्पज से मैं अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित कर लूँगा। ठीक है, तो हम सेल, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शनरी पार्ट है ना, एकदम इसमें थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन हो जा रहा है बायोलॉजी का, इसलिए मैं ये ले रहा, वरना मैं सेल ही लेता सबसे पहले, ताकि जो है हमारे समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, इसका पहला और पहला सेंटेंस ये है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑल द लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ द सेल्स। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं इस दुनिया में, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, सारे मिलकर बने किससे, कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। ठीक है, कोशिका दो प्रकार की होती है, देखो जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर जीव और एक मल्टीसेलुलर जीव। ठीक है, लेकिन मिलके सब बने होंगे कोशिका से ही। कोशिका होती है दो प्रकार की, एक वो कोशिका जो प्रिमिटिव टाइप की है, जिसमें सेल के ऑर्गेनेल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसमें सेल के जो कोशिकांग होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक दो बस पाए जाएंगे, राइबोसोम पाया जाएगा, सेल वॉल पाई जाएगी, या जो अपनी सेल मेम्ब्रेन वो पाई जाएगी। बाकी जो ऑर्गेनेल है, बाकी जो विकसित जो ऑर्गेनेल हैं वो उसमें नहीं पाए जाएंगे, तो वो होगी प्रिमिटिव टाइप, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जीव हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ हो, या हो सकता है कि वो यूकैरियोटिक टाइप का हो, एक कोशिकीय हो सकता है, बहुकोशिकीय हो सकता है। ठीक है, तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनसे बनने वाले जीव हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक, जो एक कोशिकीय हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी। मेरी बात सुनो, जितने भी मोनेरा हैं उनका जो शरीर बना है वो एक कोशिका से मिलकर बना है। उनका शरीर किससे मिलकर बना है, एक कोशिका। लेकिन उनकी जो कोशिका है एक ही कोशिका है, और कोशिका कौन सी है, प्रोकैरियोटिक टाइप की है। लेकिन जो प्रोटिस्टा है वो भी एक कोशिकीय जीव है, वो भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन उनकी जो कोशिका वो कौन सी है, यूकैरियोटिक टाइप की है। ठीक है, बाकी फंजाई, एनिमल और प्लांटी, ये तीनों जो वर्ग हैं, इन तीनों वर्ग में सारी यूकैरियोटिक हैं। तो प्रोटिस्टा से लेकर प्लांटी, एनिमल और फंजाई तक सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं, और केवल मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो हमारा अभी हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, जो सेल जब हम पढ़ेंगे तो सेल थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें सिलिडेन स्वान ने थ्योरी की थी, उसमें हमने वायरस को अलग रखा है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी रखा है उसको, क्योंकि उस क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करता है लिविंग वाले को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं उसका। जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हम उसको लिविंग कहेंगे नहीं वायरस को। ठीक है,
तो हमारी क्लासें धीरे धीरे चल रही है। जो भी कुछ क्वेरी हो आप हमें तुरंत मैसेज करें। इसमें ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कोई अपना सुझाव हो तो वो हमें भेजें। अभी हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जैसा भी है वी आर ट्राइंग टू गिव यू बेस्ट, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और सिलेबस को नीट का स्पेशली सिलेबस है 11th-12th NCERT प्लस जो स्टेट बोर्ड है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से जो है पढ़ाएंगे। पूरा क्लासेस लेंगे, लंबे समय तक चलने वाली जो अपनी क्लासेस हैं पूरा एकदम सत्र भर चलेगी। तो आने वाले समय में जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो जुड़ते रहें और आप लोग अपना बताते रहें कि जो बच्चे हमारी जिनको आवश्यकता है वो बच्चे हमसे जुड़े रहें। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं अपने जितना भी हमसे हो पाता है। तो ये है। चलिए फिर, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आया। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेल जो होती है दो प्रकार की होती हैं, है ना। कौन कौन सी सेल होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल होंगी और प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी। इसमें सारे क्या है, इसके उदाहरण क्या है? सारे मोनेरन्स है ना। मोनेरन जितने भी, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है ना। और दूसरी टाइप की कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक टाइप की ना। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं ये इसमें कौन है? प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा। हाँ प्रोटिस्टा। जैसे बताओ एक आध उदाहरण बताओ। प्रोटोजोआ जितने भी हैं ये सारे इसी में तो आते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये जो है कोई भी जीव है उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूर पाया जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या है? अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बिना कैसे संभव नहीं है, कोई बताए आप में से? ये तो हमें पता है कि कोई भी जीव जो है बिना सेल के नहीं चल सकता। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी भाषा में लिखकर लाएंगे कल। ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा गया है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इसका कोई भी अपवाद नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी जीव है वो सेल से ही मिलकर बना है। तो ऐसा क्या कारण है इसका कि जो अपनी भाषा में लिखेंगे, अभी हम बताएंगे आगे, लेकिन इसके अलावा जो आपकी समझ में आए उसको लिखेंगे जरूर। कमेंट बॉक्स में ऑनलाइन देख रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो ऑफलाइन लिखेंगे वो कल लिख कर लाएंगे, दिखाएंगे अपनी भाषा में आपने क्या समझा इस चीज़ से। तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत जरूरी है। यदि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी जीव का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा क्या कारण है? तो देखो, अभी जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर मैं बता दूं, सेल इज दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब है लाइफ, सेल का मतलब है जीवन। तो कोशिका अपने आप में एक जीवन है, एक सिस्टम है पूरा। उसमें जब तक कोशिका पूरी नहीं होगी तब तक जीवन हो ही नहीं पाएगा। तो उसकी फंडामेंटल एकदम इकाई है कि वो कम से कम जीवन कोशिका लेवल पर ही चल पाएगा, उससे कम पे नहीं चल पाएगा। वायरस में कम है ना, देखो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, उसकी सेल टाइप नहीं है, कोई भी नहीं चल पा रहा उसमें जीवन। वो लिविंग पर ही निर्भर कर रहा है पूरा, ठीक है ना। अपना विधि से अपने जैसे वायरस पैदा करने हैं तो वो दूसरे किसी लिविंग होस्ट में जाएगा और वहां जाकर अपनी कॉपी तैयार करे, फिर बाहर आ जाए, फिर अपनी संख्या बढ़ा ली उसमें, फिर वो अलग अलग संख्या दूसरे लिविंग जीव के अंदर जाएंगी। उस कोशिका के अंदर जाने के बाद उस कोशिका की जो मेटाबॉलिज्म उस पर कंट्रोल करके अपनी कॉपी फिर तैयार करेगा। समझ आप मेरी बात? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो कोशिका है वो एकदम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल भी यूनिट है, और जो फंक्शनिंग जो चलती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म चलती है, जो जीवन की जो वाइटल प्रोसेसेस जो चलती है, जीवन की जो आधारभूत जो रिएक्शन क्रियाएं चल रही हैं, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म है, वो कोशिका कम से कम कोशिका के लेवल पर तो चलती ही चलती है। वो बात एक अलग है। जो विकसित जीव हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर टिश्यू बना लिए हैं, ग्लैंड्स बना लिए हैं, ऑर्गन बना लिए हैं, फिर वो कोशिका आपस में एक एग्रीगेट होकर एक जो है टीम वर्क की तरह काम करती है। जैसे सुनो मेरी बात, आंख है तो आंख की कोशिकाएं अलग काम करती हैं, नाक की कोशिकाएं अलग काम करती हैं,
हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें अलग अलग छोटी आंत, बड़ी आंत, ईसोफेगस, ये स्टोमक जितनों है, इन सब की जो कोशिकाएं हैं वो एग्रीगेट होकर वो एक टीम वर्क की तरह काम करती हैं। उनको क्या क्या काम करना, एक साथ जो मिलजुल कर काम करती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो बात एक अलग है, लेकिन बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। एक कोश के जीव भी होता है, मेरी बात सुनो, एक कोश के जीव होता है, एक कोश के जीव में जो फंडामेंटल जो क्रियाएं होती हैं, एक बात सुनो, एक बहुत बड़ा घर है, एक बहुत बड़ा घर है, उस घर में 6 कमरे बने हैं, एक रिश्तेदारों के लिए, एक रसोई घर, 2 बेडरूम, एक दादा दादी के लिए, एक बरामदा, एक किचन, ओ टॉयलेट बाथरूम बना है ना। एक लड़का रह रहा है बाहर हॉस्टल में, आप लोग बहुत से लोग रह रहे होंगे हैं, हॉस्टल में रह रहा है या फिर हॉस्टल में नहीं रह रहा, एक कमरा लेकर रह रहा है सेपरेट। तो उसमें हो सकता है कि टॉयलेट और किचन हो, या हो सकता है कि ऐसा कमरा हो, स्टूडेंट अक्सर ऐसे ही करते हैं, मैं तो देख रहा हूँ, हमने भी किया है कि एक ही कमरे में छोटा सा एक बेड डाल लेंगे, एक टेबल कुर्सी डाल लेंगे पढ़ने के पर्पज से, थोड़ा रसोई की तरह अपने सामान अरेंज कर लेंगे, जो भी बन पाएगा, मैगी वेगी, रोटी चावल दाल जो भी कुछ बना के खा लेते होंगे, उसी में खा लेते होंगे हैं। तो ये क्या है, एक कोशिका में ही चल रहा है सब कुछ, उनका एक ही कमरे में चल रहा है सब कुछ। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही कोशिका के साथ होता है। तो जो जीव बहुकोशिकीय हैं उसमें क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उन्होंने अंग तंत्र बना लिया है, ग्लैंड्स बना लिए हैं, टिश्यू बना लिए हैं। लेकिन ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका के मिलकर बने, तो वो सारी प्रक्रिया जो बड़े जीवों में चल रही हैं, जो बहुकोशिकीय जीव चल रही हैं, उसकी वो सारी क्रियाएं उसी एक कोशिका में चल रही। जब हम पढ़ाएंगे कोशिका तब समझाएंगे इस चीज को और अच्छे से, और इलेबोरेट करके और विस्तृत करके बताएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये है, तो जो ये हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो हमारी कोशिका है। तो कोशिका का जो संगठन है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइज, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यदि सेल नहीं रहेगी तो खत्म हो जाएगा। जो बैक्टीरिया होते हैं तो इनको जब इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक दी जाती है। तो वो क्या करती है, एंटीबायोटिक इनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, सेल वॉल को उसकी तोड़ तोड़ फोड़ खत्म कर डालती हैं, मर जाता है। समझ रहे हैं? ये है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया? चलिए अब हम अगला लक्षण लेते हैं, कॉन्शियसनेस। इसको चेतना बोल सकते हैं, चेतना। क्या बोल सकते हैं? चेतना, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या है, कोई बताएगा आप में से? बताओ बताओ, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज द, हम देखो अभी हम यहां बैठे हैं, बैठने के बाद अचानक से कोई बम फोड़ दे बाहर, या कोई अजीब सा जानवर बोलने लगे, या अचानक से गोली की आवाज आने लगे, या अचानक से रोने की आवाज आने लगे, तो आप ये डिटरमाइन कर लोगे ना, ये निर्धारित कर लोगे ना कि ये क्या है। हम अपने जो एटमॉस्फेयर है, अपने जो चारों तरफ जो माहौल है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको हम सेंस कर सकें। अचानक से ऐसे बादल अचानक घिरने लग जाएं तो आप महसूस कर पाओगे ना, और आप जंगल में फंसे होगे तो क्या करोगे, तुरंत घर की तरफ भागोगे। कि हो सकता है बिजली तड़कने लगे, हो सकता है कि ओले बरसने लगे, हो सकता है कि तूफान आ जाए, तो घर की तरफ भागने लगोगे ना। एक तो ये चीज होगी। और अपने बारे में भी देखो, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको सराउंडिंग के साथ साथ अपने बारे में भी सेंस है, वो महसूस करता है अपने बारे में भी। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस is the ability to sense the surrounding environment and respond to the environmental stimuli is called as consciousness, है ना? क्या है ये? ability to sense the surrounding, है ना? surrounding environment and response to the stimuli
स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब देखो, अचानक आप ऐसे बैठे हो और मैंने आपको मुंह पे लाइट मार दी, तो क्या करेंगे आप? एकदम आंखें बंद कर लेंगे ना। जैसे लाइट बंद करें आंख खोल लोगे, होता है ना ऐसा। हमने चलते चलते अचानक हमारे सामने हमारा पैर कांटे पड़ गया और हम नंगे पैर हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही चुभेगा हम तुरंत उछल के दूर हट जाएंगे, उससे हट जाएंगे ना। तो क्या है? वो एक स्टिमुलस है, वो एक उद्दीपन है, और हम उसके प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। उसके प्रति हम कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्शन ले लें। वही क्या है? कॉन्शियसनेस है। हम ये जान समझें हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या स्थिति है। यदि हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम में और फिर नॉन लिविंग में फर्क क्या रहेगा? एक ईंट पड़ी है, बारिश आ रही तो आने दो, हवा आ रही तो आने दो, ठंड पड़ रही तो पड़ने दो। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, अपनी सेफ्टी हम सिक्योर करते हैं ना। तो ये है, तो ये क्या है? ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है? देखो, ये जो स्टिमुलाई जो होते हैं, ये स्टिमुलाई जो होते हैं, ये स्टिमुलाई हो सकते हैं फिजिकल, हो सकते हैं। ठीक है। फिजिकल मतलब जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, समझ रहे ना? टेम्परेचर मतलब हीट, अर्थक्वेक है ना? जो फिजिकल फैक्टर होते हैं ये है। केमिकल हो सकते हैं, एसिड है ना, गैस है, ये रासायनिक जो स्टिमुलाई है। और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? अचानक से आप यहाँ बाहर घूम रहे हो और अचानक से ये हो जाए कि सामने चीता आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? बताइए। अचानक आप चल रहे हैं, अचानक लगा कि काला नाग जो सांप होता है वो आपके पैर के नीचे दब गया, क्या करोगे? एकदम उछल के भागोगे। तो ये बायोलॉजिकल स्टिमुलाई है। ठीक है। ये क्या है? बायोलॉजिकल स्टिमुलाई है। ठीक। अब सुनो, देखो, जो पौधे होते हैं वो भी तो अपने उसको रेस्पॉन्स करते हैं। कैसे रेस्पॉन्स करते हैं? जो लाइट होती है उसकी तरफ मुड़ जाएंगे, हैं? जड़ हैं वो जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ करती चली जाती हैं। होता है ना ऐसा? हम पौधे को ऐसे टेढ़ा लटकाते हैं, वो सीधा होता चला जाता है, लाइट की तरफ हो जाता है ना। और उसकी जड़ को हम ऊपर करते हैं, वो नीचे होती चली जाती है। तो वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो छोटे जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हम ये ना समझें कि हम बहुत विकसित है तो हम ही रेस्पॉन्स करेंगे, नहीं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं, वो भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको वो उसके प्रति कॉन्शियसनेस जो है शो करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू द कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक शो कॉन्शियसनेस टू एनवायरमेंटल क्यूज। देखो, जितने भी एक कोशिका से लेकर और बहुकोश के बड़े बड़े जीव जो होते हैं, विशालकाय, चाहे पौधे हों चाहे जो जंतु हों, सारे कुछ ना कुछ जो है अपना कॉन्शियसनेस शो करेंगे। उनके अंदर संवेदनाएं हैं, एकदम ज्यादा हीट हो गई, या मान लो कोई पानी ऐसा है जो बहुत ज्यादा खारा है, और पौधा जीव कैसा है जिसको रहना है स्वीट वाटर चाहिए जिसको, तो क्या होगा फिर? जो स्वीट वाटर चाहिए उसको और उसको खारे पानी में रख दिया तो फिर क्या होगा? वो तो उसको प्यास ही नहीं बुझ पाएगी, उसके शरीर से पानी और बाहर निकलता चला जाएगा, है ना। तो ये सब इसको सब सेंस करते हैं। ठीक है। चाहे वो एक कोष के जीव हो चाहे वो बहुकोष के जीव हो। ठीक है। अच्छा, some common example of the consciousness can be seen in the organism, like plant performs flowering in the particular season, photoperiodism. Some animal perform breeding in particular season only, seasonal breeder, and all organism handle the chemical entering their bodies. देखो क्या मतलब है? कुछ ऐसे उदाहरण हैं कॉन्शियसनेस के
कुछ ऐसे उदाहरण हैं कॉन्शियसनेस के कि जैसे कुछ जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीजन पर ही फूल देते हैं, है ना। जैसे अब आम का, अब बसंत ऋतु शुरू हो रहा है, तो क्या होगा कि अब आम में उसकी फूल आना शुरू हो जाएगा, तो उनको सेंस हो रहा है ना, उनके अंदर है ना कॉन्शियसनेस। अब वो कॉन्शियसनेस उनकी डेवलप होके वो अपने फूल को डेवलप कर रही है, तो उससे फिर फल लगेंगे, होता है ना। ऐसे ही कुछ जो मानव है वो पूरी साल में अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, केवल कुछ पार्टिकुलर टाइम है उनका, उसमें ही वो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। देखा ना, कुत्तों को एक टाइम होता है, सितंबर से लेकर अक्टूबर के टाइम में वो अपना ब्रीडिंग सीजन उनको चल रहा होता है, तो उसी समय वो अपने जो लैंगिक क्रियाएं वो करते हैं, उसके बाद फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, होता है ना। तो इनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। और एक होते हैं जो हमेशा पूरी साल में कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट में कैसा होता है कॉन्शियसनेस कि वो फोटोप्रिडिज्म को शो करते हैं, होता है ना कि एक पार्टिकुलर टाइप में फूल लगेंगे फिर फल लगेंगे। ऐसे सीजनल ब्रीडर भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, जो वो एक निश्चित जो है उनका टाइम रहता है पूरी साल में कि उसी समय वो अपने जो है बच्चों को जन्म देंगे। अब देखो क्या है, जैसे ठंड खत्म होती है तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं और नए पत्ते आएंगे, उन पर फिर नए फूल आएंगे, है ना, जैसे सहतूत का वो है। ऐसे ही जंतुओं में क्या होता है, जैसे ठंड का मौसम खत्म होता है तो उनके जब गर्मी बढ़ने लगती है तो उनके जो गोनाड्स होते हैं, उनके जो गोनाड्स का मतलब क्या होता है, गोनाड्स का मतलब ये होता है जहां उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जो सेल हैं जहां वो डेवलप होती हैं, जहां स्पर्म, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम डेवलप होते हैं, उनको गोनाड्स बोलते हैं, है ना। जर्म सेल्स जो उनकी वहीं डेवलप होती हैं गोनाड्स में। ह्यूमन के केस में जो फीमेल्स होती है उसमें ओवरी होती हैं और मेल्स के केस में टेस्टीज होती हैं। तो जो टेस्टीज होते हैं उनमें स्पर्म बनते हैं और जो ओवरी होती है उसमें ओवम बनते हैं। तो ऐसे जो पक्षी हैं उनमें भी ऐसे होता है, या और बहुत सारे जीव हैं उनमें भी ऐसा होता है। तो जैसे हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू, हमारे जो वायुमंडल है उसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उन जीवों के क्या हो जाते हैं, जो गोनाड्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें जो ये गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, गैमीट का निर्माण होना शुरू हो जाता है और उनका रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक पार्टिकुलरली ये सेंस करते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। When human is concerned, a very high level of consciousness is found in the human because our very well developed nervous system and supreme level of the skill communication which is called self consciousness। मनुष्य के केस में क्या होता है, केवल मनुष्य एक ऐसा है और हम लोगों का, हम शारीरिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं, जितने कि और जानवर हैं। देखा नहीं, घोड़ा हमसे तेज दौड़ सकता है, गधा हमसे तेज दौड़ सकता है, गधा हमसे ज्यादा वजन ले जा सकता है। हाथी कितना विशालकाय होता है, गैंडा कितना विशालकाय होता है, व्हेल मछली कितनी विशाल होती है, हाथी से बहुत विशाल होती है, बहुत तेज दौड़ सकती है। चीता कितना तेज दौड़ सकता है, हमको तुरंत 2 मिनट में खत्म कर डालेगा, शेर हमको तुरंत मार डालेगा, हमसे ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है इस मामले में, तो शिकार करने के मामले में तो। लेकिन वो लोग हमारे ब्रेन के हिसाब से हमसे पीछे हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम वो इतना मजबूत है कि कोई भी जीव हमारी बराबरी नहीं कर सकता। तो हमारा नर्वस सिस्टम इतना मजबूत होने की वजह से हमारा जो स्किल्ड, हम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, ठीक है। इस वजह से हमको अपने खुद के बारे में भी चेतना है, हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो हमारे अंदर भी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जबकि ऐसा किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। तो हम कॉन्शियसनेस को भी क्या बोल सकते हैं, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, ठीक है। चलिए, और सेल्फ कॉन्शियसनेस जो किसमें पाई जाती है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो केवल किसमें पाई जाती है, केवल ह्यूमन में ही पाई जाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। किसी और अदर जीव में नहीं पाई जाती सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। हाँ, एक चीज और बताइए, जब कोई व्यक्ति
एक्सीडेंट हो जाता है या जो कोमा में चला जाता है, चले जाते हैं कोमा में, उसका शरीर तो रहता है जीवित, लेकिन उसकी सहन शक्ति जो वो काम नहीं कर रही होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डायलेमा वाली कंडीशन बोलेंगे कि वो जीवित भी है और वो मृत भी है। तो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका शरीर काम कर रहा है। बहुत सारे केसेस है कई कई साल तक जो है वो कोमा में रहे, लेकिन उनका बॉडी काम कर रहा है, उसको सपोर्टिंग सिस्टम पर हम जो खाना देते रहे, ऑक्सीजन देते रहे, सब कुछ, वो जीवित रहा। लेकिन एक तो बताते हैं कि कितना 20-30 साल तक एक महिला डॉक्टर थी, वो लंबे समय तक जो चलती रही कोमा में ही, ठीक है। उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, किसी को वर्कर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया तो वो इतनी घबरा गई कि वो कोमा में चली गई। तो वो हॉस्पिटल ने उसकी जिम्मेदारी ली कि हो सकता है आने वाले टाइम में ठीक से, बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय थी उस हॉस्पिटल की, तो उसको रखा। लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई कई साल बाद, पता नहीं 20-22 साल कितने दिन उसको रखना पड़ा, लंबा टाइम वो रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे हम इसको? तो हम ये डायलेमा वाली कंडीशन हो गई ना। तो इसमें क्या होता है कि द ब्रेन डेड कोमा पेशेंट हु इज सपोर्टेड बाय द मशीन्स व्हिच रिप्लेस द हार्ट एंड लंग्स also has consciousness, so it is living but it does not has self consciousness because it has lost coordination of the body। सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब पता है आपको? सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कि हमारा जो ब्रेन है उसका पूरे हमारे हाथ पैरों पर कंट्रोल रहे। लेकिन जब हमारा ब्रेन जो है, हम कोमा में चले जाते हैं जब, तो हमारे ब्रेन का कंट्रोल हमारे शरीर के अंगों पर नहीं रह पाता। वो काम कर रहे होते हैं जैसे तैसे कर रहे होते हैं, या फिर कई बार लंग्स भी काम नहीं कर रहे होते हैं, हार्ट भी काम नहीं कर रहे, तो मशीनों पर हमारा शरीर चल रहा होता है। तो है तो वो लिविंग की वो, लेकिन हमारे वो कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारे अंगों का, ब्रेन उस पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं वो चीज़ें रह पाती कई बार, ठीक है ना। तो डायलेमा वाली कंडीशन ये कोमा पेशेंट के साथ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, interactive system capable of the responding to the external stimuli, adaptation and homeostasis also a very important character of the living। देखो दो वर्ड हैं यहाँ, एक वर्ड है होमियोस्टेसिस, ठीक है, एक वर्ड है होमियोस्टेसिस एंड एक वर्ड है एडेप्टेशन। एक वर्ड है एडेप्टेशन। क्या होता है? जब मैं हिमाचल प्रदेश में गया था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, मैं पहले एक फोर्स मेंबर रहा हूँ पहले। तो जब मैं यहाँ मैदानी इलाका हमारा उत्तर प्रदेश का, तो जब मैं वहाँ गया था तो यहाँ से यहाँ हम मैदान में दौड़ लेते थे 10-20 मिनट, आध घंटे। लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ ऊंचाई है। तो वहाँ जब हम पहुँचे हिमाचल प्रदेश में, मंडी एक जगह है मंडी, और मंडी में पंडो डैम है, उसके किनारे पर है इंडियन थर्ड रिजर्व बटालियन। उसमें मैं ट्रेनिंग कर रहा था, रिक्रूट में जब गया था फोर्स मेंबर की तरह। तो जब हम 2 चक्कर 400 मीटर के हम लगाते थे तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती थी ऑटोमेटिक। पहले दिन दूसरे दिन हम सोचने लगे थे क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, क्या हमसे भागा नहीं जाता, और इतनी तेज़ खांसी उठती थी अचानक से कि मैं क्या सारे लोग जो बहुत परेशान हो जाते थे। पहाड़ी दूर में कोई था नहीं, सब लोग मैदानी इलाके से गए थे। और जैसे हम वहाँ पहुँच गए तो हम पेड़ पौधे बहुत थे, ऑक्सीजन की कमी तो वहाँ नहीं थी, लेकिन क्या था कि वहाँ डेंसिटी थोड़ा कम हो जाती ऊपर। जब डेंसिटी कम हो जाती है तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर में हमारे में क्या नहीं पहुँचा पाता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाता। उस हिसाब से जिस हिसाब से हम मैदानी इलाकों में डेंसिटी ज़्यादा थी, समझ रहे हैं आप लोग। तो हमको इतनी बेचैनी, लेकिन हम 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 1 हफ्ते बाद हमारा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे चेहरे एकदम लाल हो गए, हमारे एकदम पूरा चेहरे पर खून झलकता था एकदम, इतना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वहाँ के माहौल के हिसाब से हमको हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन कम रहता तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में हो नहीं पाती। और हम क्योंकि इतना फिजिकल वर्क इतना करते थे, हार्ड वर्क करते थे, शारीरिक श्रम इतना करते थे ट्रेनिंग में, कि हमको ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे शरीर ने ये एडेप्ट किया कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा वो बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि वहाँ के हिसाब से हम सैचुरेट कर गए, वहाँ के हिसाब से हम संतुष्ट होते चले गए, हमको कोई दिक्कत भी नहीं होने लगी। समझ रहे हैं आप लोग? इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। अच्छा, होमोस्टेसिस का मतलब क्या है? एक वर्ड है होमियोस्टेसिस।
होमो का मतलब होता है समान, सेम, और स्टैटिक मतलब कंडीशन, समझ रहे हैं? हाँ, स्थिति, यानी कि समान का मतलब मेंटेनेंस, जो हमारा शरीर है पूरा, उसमें जो हमारा जो वाइटल एक्टिविटी चल रही है वो अपने आप को हमारा शरीर मेंटेन करके रखता है। जैसे ही थोड़ा बहुत बिगड़ता है उसको हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। देखो जैसे हम भागे बहुत तेज एक साथ, भागे तो हमारी सांस फूल जाएगी, तो हमारा शरीर धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे 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 सांस को रिलैक्स करेगा, करेगा ना, धीरे धीरे फिर हम मेंटेन हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे शरीर में हर पदार्थ की क्या होती है, एक स्पेसिफिक मात्रा होती है, उसको मेंटेन करके रखता है हमारा शरीर, ठीक है? चाहे पानी हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे विटामिन हो, जिस चीज़ की कमी होगी उस हिसाब की हमको आवश्यकता लगेगी। या तो हम उसको डाइट में लेते रहें, वरना फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर बाद में हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, फिर डाइट अच्छे से लेनी पड़ती है, ठीक है ना? तो ये था। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे केवल कंसिस्टेंस की, और कल से हम सोच रहे हैं कि इस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन हम कल इस पर करवाएं, उसके बाद फिर अगली क्लास लेंगे। जो भी अपने सुझाव हो वो हमें जरूर लिख भेजें, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपनी क्लासेस चलती रहेगी। थैंक यू।